बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन 22 जनवरी को भाषण देने के बावजूद अभी तक तोगड़िया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि इसी तरह के भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी जेल की सलाखों के पीछे हैं। बड़ा सवाल, तोगड़िया की गिरफ्तारी में आखिर देर क्यों? तारीख 24 दिसंबर 2012। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा और 8 जनवरी 2013 को अकबरुद्दीन ओवैसी गिरफ्तार। तस्वीर का दूसरा पहलू, तारीख 22 जनवरी 2013, महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा और अब तक तोगड़िया की गिरफ्तारी नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी 14 दिन में गिरफ्तार, लेकिन 16 दिन बाद भी तोगड़िया की गिरफ्तारी नहीं। बस मामला दर्ज। भोकर पुलिस स्टेशन में 22 जनवरी को जो भोकर में पब्लिक मीटिंग हुई थी, उस दौरान जो उन्होंने वक्तव्य किया था उसके खिलाफ आईपीसी 295A, 153A और आईपीसी 5052 के अंतर्गत गुना दाखिल किया है। पुलिस कायदे कानून की बात कर रही है तो आपको बता दें कि प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो गैर जमानती धाराएं हैं, मतलब मामला दर्ज होने के साथ गिरफ्तारी का प्रावधान। लेकिन तोगड़िया एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम साक्षात में साक्षात मौजूद, अपने अजीबोगरीब तर्क के साथ। अगर कानून को ये लगता है कि भाषण से हिंसा हो सकती है, भड़काऊ भाषण है, तो कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए। किशोर जी, किसी भाषण को प्रोवोकेटिव तब हुआ जाता है कि उनके कारण हिंसा हुई। मेरे भाषण में कोई ऐसा शब्द नहीं था, हिंसा नहीं हुई है। इसके बाद काल्पनिक कारण बताकर हिंदुओं की आवाज दबाने का कोई प्रयास करता है तो यह लोकतंत्र भी की हत्या है। क्या कहना चाह रहे हैं तोगड़िया? जब तक हिंसा नहीं फैलती है तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और जब भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अकबरुद्दीन ओवैसी 14 दिन के अंदर जेल जा सकते हैं, तो फिर प्रवीण तोगड़िया 16 दिन के बाद भी बाहर क्यों? तोगड़िया जी ने स्वयं कल कहा था कि यह जो आरोप लगा है उस पर सही जांच हो, किसी प्रकार के राजनीतिकरण ना करते हुए जांच हो, पर जांच के बाद जो भी तय होगा देखा जाएगा। उस वक्तव्य की तुलना अकबरुद्दीन ओवैसी के वक्तव्य के साथ तभी करना चाहिए जब दोनों ने एक प्रकार का बोला हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी पे कार्यवाही की है, इसलिए तोगड़िया पे भी होनी चाहिए। इस दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए। ओवैसी ने जो हेट स्पीच दिया था वो सिर्फ हेट स्पीच नहीं था, वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक द्रोह था, हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी आवाज थी। मुझे लगता है आज हिंदू नेता जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो उस ओवैसी के एक्शन पे रिएक्शन है। अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ तोगड़िया की तुलना से सख्त नाराज हैं उनके समर्थक, लेकिन देखा जाए तो दोनों पर आरोप लगभग समान है। तोगड़िया के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश, 295A किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करना और धारा 505 यानी अशांति फैलाने की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इन मामलों के अलावा धारा 124A और धारा 121 यानी राजद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आरोप लगा है। लेकिन जिस तरह कायदे कानून का पालन करते हुए हम अकबरुद्दीन ओवैसी का वो विवादित भाषण आपको नहीं सुना रहे हैं, उसी तरह आपको बता दें कि तोगड़िया का भाषण भी सभ्य समाज में सुने जाने लायक नहीं है। सेंटर से कोई हिदायत नहीं देगी। हम अपने कानून के, जो हमारा कानून है, अगर हमारे राज्य का कोई कानून तोड़ा है तो उस पर एक्शन लेंगे, उस पर कोई दबाव का कोई बात। राज्य सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, दूसरी तरफ तोगड़िया समर्थकों ने भोकर में बंद कराकर अपनी ताकत दिखाई, इस दावे के साथ कि अगर तोगड़िया को गिरफ्तार किया गया तो अंजाम और बुरा होगा। दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी के समर्थक सवाल पूछ रहे हैं कि गुनाह एक तो सजा अलग अलग क्यों? एक के साथ इंसाफ नहीं, एक मजहब के साथ बगैर इंसाफ, एक मजहब के सपोर्ट में, ये ऐसा नहीं चाहिए। तोगड़िया की गिरफ्तारी में आखिर देर क्यों, यह है बड़ा सवाल और इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं, हमारे साथ बीएचपी के
स्पोक्स पर्सन प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं हमारे साथ। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा के दौरान, और हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी महली भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल रीता बहुगुणा जोशी जी आपसे कि आखिर प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी क्यों? नहीं, बिल्कुल देर नहीं है। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, जिस तरह से ओवैसी ने बोला उसके बाद उसकी प्रॉपर जांच हुई, फिर उस पर धाराएं लगाई गई और कुछ दिनों बाद उनको पकड़ा गया। आप ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि कानून देश का समान है सबके लिए। हमारे देश के संविधान में और कानून में किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो भड़काऊ बात करे, अलगाववादी बात करे, राष्ट्र के विरुद्ध बात करे, लोगों में आपस में झगड़ा कराने की बात करे। तो तोगड़िया जी, जो कि इसके बहुत आदी हो चुके हैं, अक्सर इस तरह का बात करते हैं और उन्होंने इस बार तो बहुत ही हद पार कर दी अपने वक्तव्य में, उसको दोहराने काबिल भी नहीं है। उनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जो महाराष्ट्र में है वो उचित धाराओं के अंतर्गत उनको बुक करेगी। रीता जी, आप ये आश्वासन दे रही है कि जरूर ऐसा होगा, महाराष्ट्र सरकार ऐसा करेगी, लेकिन 16 दिन हो चुके हैं अभी तक। आज एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में साक्षात में मौजूद थे प्रवीण तोगड़िया, तो खुले घूम रहे हैं, उनको तो किसी ने अभी तक कुछ कहा गया है या इस पूरे मामले में सिर्फ मामला भी बहुत देर बाद दर्ज किया गया और उसके बाद भी कार्रवाई बहुत धीमी गति से हो रही है, तो ऐसा क्यों? कोई धीमी गति नहीं है। अब देखिए, एक प्रक्रिया होती है। वैसे भी बोल के लंदन चले गए थे, उनको वहां से बुलाया गया, पकड़ा गया, बंद किया गया। देखिए, बात साफ समझ लीजिए कि इस तरह के देशद्रोही वक्तव्य के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। और भारत के संविधान का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ, चाहे किसी भी समुदाय के हों, संप्रदाय के हों, जात के हों, उनके खिलाफ सामान्य कार्रवाई। लेकिन पूछताछ तक नहीं हुई है, कोई बयान तक नहीं लिया गया है। पूर्ण विश्वास है जो, और वो लंदन में नहीं, प्रवीण तोगड़िया तो भारत में ही मौजूद है। हो जाएगा, आप देखिएगा, होगा, निश्चित होगा। सुधांशु मित्तल जी, रीता बहुगुणा जोशी का कहना कि कोई जगह नहीं है भारत में इस तरह के भड़काऊ भाषण की और जल्दी कार्रवाई होगी। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जल्द ही प्रवीण तोगड़िया पर? पहली बात तो यह है कि जो आपका प्रश्न है उसको थोड़ा मैं बदलना चाहता हूं। प्रश्न ये होना चाहिए कि किसी भी आदमी पर कानूनी कार्रवाई करने में देरी क्यों? आप ये प्रवीण तोगड़िया जी के नाम पे लें या करें, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि गिलानी साहब पे क्यों नहीं, प्रश्न ये उठेगा कि जामा मस्जिद के इमाम साहब जो हैं उन पर 85 मुकदमे दर्ज हैं, उन पे क्यों नहीं। प्रश्न ये उठेगा कि ग्रैंड मुफ्ती साहब ने अभी जो फतवा जारी करा उन पे क्यों नहीं। देखिए, इस देश में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज हो रही है। कोई भी सभ्य समाज जो है वो इस बात पे चलता है कि कानून जो है अपना काम बिना निष्पक्ष होके और बिना देखे हुए कि कौन है वो करे। ठीक, जहां आप कानून का इम्प्लीमेंटेशन लोगों की शक्ल देख के, लोगों की धर्म देख के, लोगों की जात देख के करेंगे, वहां पे ये विषमताएं आएंगी। ठीक है, और ये ठीक नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, तो ये है कि आज मैंने कहा ना कि आप तोगड़िया के बारे में आपने अभी तक क्यों नहीं पूछा कि गिलानी साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुधांशु जी, आप तमाम और लोगों के नाम गिनवा रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा था, क्या प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? उसका जवाब तो आप दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि प्रश्न यह है कि हर एक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, सिर्फ एक आदमी का नाम क्यों ले रही है? जब आप एक आदमी का नाम लेंगे, मुकदमा जो ऑब्जेक्शन होगा, मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसके अंदर धाराएं ऐसी हैं जो गैर जमानती हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। और क्या आप इस मामले का फिर रुख मोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप फिर दूसरे धर्म के लोग उनका नाम गिनवा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? एक सेकेंड, मैं वही कह रहा हूं। देखिए क्या होता है, वॉइस ऑफ सैनिटी जो है वो जब यूनिवर्सली अपने को एक्सप्रेस करती है तो उसमें बहुत दम होता है, लेकिन वॉइस ऑफ सैनिटी जब सिलेक्टिवली अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी तो लोगों में विश्वसनीयता नहीं बचती है। मैं इसीलिए इस विषय में नहीं जाना चाहता, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करके इस विषय को उलझाना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ कहना है कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन फिर उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें यह नहीं होना चाहिए कि गिलानी साहब के खिलाफ नहीं होगी, जामा मस्जिद साहब के इमाम के साथ नहीं होगी, फिर सबके खिलाफ। जी सुधांशु जी, इस पर अपने बाकी मेहमानों से भी बात करते हैं कि आप नाम नहीं लेकर बात को सुलझा रहे हैं या बात को और उलझा रहे हैं। राहुल देव जी, सुधांशु मित्तल जी का कहना कि प्रवीण तोगड़िया के ही खिलाफ क्यों, बाकी और तमाम लोग हैं, जामा मस्जिद के इमाम है या जिलानी है, तमाम और लोग हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए, सबके खिलाफ समान कार्रवाई होनी चाहिए। वो
जी सुधांशु जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया उस पर सुनिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया। बिल्कुल, जो आपने उदाहरण दिया, हम वैसे चाहें तो और भी कई चीजें जोड़ सकते हैं। साध्वी रितंबरा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, या दूसरे ऐसे संत हैं जो इस तरह की बात करते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। खैर ये अलग विषय है, लेकिन ये उदाहरण भी आप जोड़ देते तो अच्छा रहता। राहुल देव जी और सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि वो बात को उलझाना नहीं चाहते क्योंकि वो एक नाम नहीं लेना चाहते। ये बात को उलझाना है या बात को सुलझाना है कि सबके खिलाफ कार्रवाई हो? मेरा सिर्फ कहना है, देखिए हमारे मित्र सुधांशु जी की उनका असमंजस हम समझ सकते हैं। वो तोगड़िया की सुधांशु जी की बात कैसे कह सकते हैं, और वो ये भी नहीं कह सकते कि उनका भाषण इतना। जी राहुल जी, सुधांशु जी मैं ये कह रहा था, हम लोग तो मित्र हैं, तो मैं आपकी उलझन समझ सकता हूं। तो ये तो आपके लिए नहीं कहना संभव है कि तोगड़िया जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके ये जो बहुत सैद्धांतिक और अमूर्त किस्म के कारण गिना रहे हैं, उससे दरअसल बात नहीं बनेगी। पार्टी पोजीशन की बात अलग है, लेकिन सच तो ये है कि मैंने वो भाषण सुना है, और शायद और उन लोगों ने भी सुना होगा, जिसने भी वो सुना है, तो उसके बाद किसी शक शुबह की, किसी जांच पड़ताल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरी राय में तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण से भी ज्यादा आपत्तिजनक है, क्योंकि वो अब मैं फिर दोहराना नहीं चाहता उसमें क्या कहा गया, लेकिन वो कम से कम उतना ही आपत्तिजनक और खतरनाक और भड़काऊ है, अगर उससे ज्यादा नहीं तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनके ऊपर FIR ही अभी दर्ज हुई है। दुख के दो कारण हैं। एक तो तोगड़िया की गिरफ्तारी का दबाव महाराष्ट्र सरकार पर और उनकी पुलिस पर केंद्र सरकार द्वारा डाला गया। पहली बात यह कि इसकी जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के अपने सूत्र क्या कर रहे थे, हर राज्य सरकार के पास उसकी अपनी गुप्तचर एजेंसी होती है, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो उसको इस तरह की सारी चीजों की जानकारी देती है। कायदे से हमें उम्मीद ये होनी चाहिए थी कि महाराष्ट्र सरकार, अगर 22 जनवरी को ये भाषण हुआ तो कम से कम 23-24 तक इसका संज्ञान लेकर उस पर FIR करती और अब तक कार्रवाई हो चुकनी चाहिए थी। अब तक ये क्यों नहीं हुआ, और केंद्र सरकार को, अपनी पार्टी की सरकार को निर्देश देना पड़ रहा है, दबाव डालना पड़ रहा है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, एक ऐसी सरकार पर जो 2 लड़कियों की सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी कर लेती है कि उन्होंने फेसबुक पे एक टिप्पणी कर दी, जो एक कार्टूनिस्ट को इसलिए गिरफ्तार कर देती कि वो एक कार्टून बना लेता है, और इतने बड़े, इतने भड़काऊ, जहरीले भाषण पर कोई कार्रवाई नहीं जब तक उस दबाव न बने। जी राहुल देव जी, जो आपने सवाल उठाया वो सवाल लेकर मैं रीता बहुगुणा जोशी जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो VHP के प्रवक्ता मौजूद हैं प्रकाश शर्मा जी, उन्हें भी हम इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रकाश शर्मा जी, आपने सुना जो प्रतिक्रिया यहां पर आपको मिल रही है, क्या प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके भड़काऊ भाषण के लिए जल्द से जल्द? नहीं, मुझे लगता है प्रवीण तोगड़िया जी ने दोपहर में अपना पक्ष पूरी शिद्दत के साथ रख दिया है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो अभी एक सज्जन बोल रहे थे, मैं उन्हीं की बात को कहना चाह रहा हूं कि आखिर 22 जनवरी को दिए गए भाषण के खिलाफ 16 दिन बाद रिपोर्ट लिखी जाती है, तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि चूंकि ओवैसी को गिरफ्तार करना पड़ा है, इसीलिए बराबर से किसी हिंदू नेता को भी गिरफ्तार करके मामला बराबर कर दिया जाए ताकि मुसलमान खुश रह सके। ये क्यों ना माना जाए, जो ये कह रहे हैं वही क्यों माना जाए? क्या ये बात स्पष्ट नहीं होती? लेकिन प्रकाश जी, भाषण तो तोगड़िया ने दिया है ना, भाषण तो तोगड़िया जी ने दिया है। और प्रकाश जी, अगर ऐसा करना होता महाराष्ट्र सरकार को, तो तोगड़िया के खिलाफ भी देशद्रोह वाली धाराएं क्यों नहीं डाली फिर? जी, और इस पर भी चर्चा करेंगे, प्रकाश जी की प्रतिक्रिया लेंगे, और साथ ही जो सवाल राहुल देव जी ने उठाया वो लेकर भी मैं रीता बहुगुणा जोशी जी के पास जाऊंगी कि आखिर इतना समय क्यों लगा महाराष्ट्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए। जी, हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी मैली जी भी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख ले, फौरन होंगे हाजिर। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि आखिर तोगड़िया की गिरफ्तारी में देर क्यों। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ इस बीच खालिद रशीद फिरंगी मैली भी जुड़ गए हैं। खालिद रशीद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है क्यों देर हो रही है प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी में? हम समझते हैं कि इस मुल्क का एक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत ही तमाम इंसान जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर हैं, और किसी को भी इस बात का इख्तियार नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरीके के भाषणबाजी करें। तो महाराष्ट्र हुकूमत ने वक्त पर एक सही कदम उठाते हुए प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ जो FIR दर्ज की है,
अब जरूरत इस बात की है कि बगैर किसी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को मद्देनजर रखते हुए वहां की हुकूमत को आगे प्रोसीड करना चाहिए, जिससे कि ये मैसेज ना जाए कि एक ही किस्म के दो मामलात में दो कम्युनिटीज के खिलाफ अलग अलग पैमाना तय किया जा रहा है। जी रीता बहुगुणा जोशी जी, लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार है उसकी बात हो रही है, उसको ही कह रहे हैं खालिद रशीद साहब भी कि उन्हें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जी सुधांशु जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी बोले सुधांशु जी। देखिए सुमेरा जी, अभी तक देश में सामाजिक तुष्टीकरण चल रहा था, राजनीतिक तुष्टीकरण चल रहा था, अब जो है कानूनी तुष्टीकरण भी चलना चालू हो गया है। ऐसे कैसे ये देश चले? सुधांशु मित्तल जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये न्यायिक तुष्टीकरण है? एक मिनट, एक मिनट खत्म कर लेंगे फिर आप कह दीजिए। जी बोले। देखिए ओवैसी साहब का जब मामला आया तो मीडिया ने बहुत उसको उठाया, देश की आत्मा को झिंझोड़ दिया। जी। अब देखिए मैं इसको किस चीज से जोड़ रहा हूं। अभी तक क्या था कि मुस्लिम समाज को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा था, है तो फिर सरकार ने कहा नहीं, होम मिनिस्टर कहते हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। भाजपा के कैंपों में इसका वो प्रोत्साहन हो रहा है, संघ के में हो रहा है। देखिए जहां भी आप धार्मिक आधार पर कानून को का इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे सुधांशु जी, तो हमेशा जो है लोगों में उसकी विश्वसनीयता ऐसा नहीं है। मुसलमान जो मुस्लिम आतंकवाद वाली बात कर रहे हैं बीजेपी करती है। सुधांशु जी, क्या आप इसको रंग नहीं दे रहे हैं? आप इसको रंग नहीं दे रहे हैं। अभी तक किसने ऐसा कहा कि प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ इसलिए ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो हिंदू समाज से हैं? सिर्फ इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। इसमें धर्म कहां से आता है? आपने मेरी बात नहीं, आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। जी आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। इस पर सुधांशु जी राहुल देव जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कानून की प्रभुसत्ता होनी चाहिए जी, और उस प्रभुसत्ता में जो भी करना है, कानून का कोई भी उल्लंघन करे हर एक के खिलाफ लीजिए। तो आपको यही स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर प्रवीण तोगड़िया ने कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो है धर्म को देखते हुए, लोगों की शक्ल देखते हुए अगर आप कानून का इम्प्लीमेंटेशन। सुधांशु जी इस पर राहुल देव जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। जी राहुल देव जी। सुधांशु जी, मैं सुधांशु जी से ही एक सीधे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे इतने पुराने मित्र हैं। सुधांशु जी, आपने ओवैसी का भाषण भी सुना होगा, क्या आपने तोगड़िया का 22 जनवरी वाला भाषण सुना है? सुधांशु जी आपसे सवाल पूछ रहे राहुल देव जी कि क्या आपने ओवैसी का भाषण सुना और क्या आपने प्रवीण तोगड़िया का भाषण सुना? मेरा दुर्भाग्य यह है कि किसी टेलीविजन ने प्रवीण भाई का भाषण सुनाया नहीं और मैं सुन नहीं पाया। ओवैसी जी का क्योंकि हर एक ने सुनाया था, और किस तरह वो एक समुदाय का, अब देखिए मैं कह नहीं सकता उसके, जो मैंने देखा नहीं उसके बारे में टिप्पणी करना शायद उचित नहीं होगा। मैंने क्या कहा, मेरा तो एक स्टैंड है, मेरा सिर्फ एक स्टैंड है कि अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करे, एक मिनट, कोई भी, इसको सिलेक्टिवली ना करिए। आप बिल्कुल सुधांशु जी बात कर रहे हैं। जी बोले राहुल देव जी। सुधांशु जी मैं ये कह रहा हूं, आप बिल्कुल न्याय के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने अगर प्रवीण तोगड़िया का ये भाषण सुना नहीं है जिस पर इतनी सारी बहस हो रही है, तो आप उसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं? आप पहली बात उसको सुनिए, और मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आप वो भाषण सुन लीजिए और भारत के एक समझदार पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मेरी बात सुनिए। आप बताइए कि क्या ये भाषण भड़काऊ नहीं है, क्या ये सांप्रदायिक विद्वेष नहीं फैलाता? और इसी पर इस मुद्दे पर जी सुधांशु जी, और इस मुद्दे पर खालिद रशीद साहब भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन सुधांशु जी आप ही क्या इसके बारे में, क्या इसको धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं? आपको तो यही कहना चाहिए, यही स्टैंड शायद किसी भी नागरिक को भारत के लेना चाहिए कि जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। जी हाँ, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हासिल। आखिर प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों? अभी तक क्या कुछ इस चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में तर्क निकलकर सामने आए हैं, ये पहले आपको वो बता देते हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी का कहना है कि चाहे कोई भी हो, कानून बिना भेदभाव के अपने हिसाब से काम करता है। प्रकाश शर्मा जी का कहना था कि अगर भाषण भड़काऊ था तो केस दर्ज करने में 16 दिन क्यों लग गए। इसके अलावा सुधांशु मित्तल का यह कहना था सिर्फ तोगड़िया के खिलाफ ही कार्रवाई की बात क्यों, फतवा जारी करने वाले मुफ्ती की बात क्यों नहीं हो रही है। खालिद रशीद फिरंगी मैली का कहना है कि सरकार को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, यह संदेश ना जाए कि सिर्फ एक धर्म
के विरोध पर कार्रवाई हो रही है। और हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारी ये चर्चा, बड़ी बहस जारी है कि आखिर तोगड़िया के खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों। हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी जी भी मौजूद हैं। रीता जी, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि 16 दिन हो गए और कार्रवाई बहुत ही धीमी गति से हुई, मामला अब जाकर दर्ज हुआ। आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खुद इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, मैंने बहुत शांति से आपका पिछला लैप देखा और उसमें मुझे कुछ आपत्तिजनक बातें समक्ष आई। सुधांशु जी ने कहा कि मैंने उनका वक्तव्य नहीं सुना। यूट्यूब पे पूरी दुनिया उनके भाषण को सुन रही है और सुधांशु जी कह रहे हैं कि यूट्यूब हमने नहीं देखा, हमको पता ही नहीं वो क्या बोले, और उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। उधर शर्मा जी कहते हैं कि भड़काऊ भाषण नहीं था और खुद तोगड़िया जी कह रहे हैं कि अगर भड़काऊ होता तो हिंसा होनी चाहिए थी। यानी मंशा थी कि हिंसा हो और हिंसा नहीं हुई, इसका उनको बहुत दुख है और हिंसा होगी भी नहीं, क्योंकि तोगड़िया जी के इन स्टाइल से, उनके काम करने के तरीके से, उनके चुनाव के पास बोलने से हिंदुस्तान की जनता वाकिफ है और तोगड़िया जी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। आप बड़ी बहस जरूर कर रहे हैं पर तोगड़िया जी को जनता उनके कहने से भड़क जाएगी। और आज रीता जी, क्या सरकार ने भी गंभीरता से नहीं लिया? क्या महाराष्ट्र की सरकार ने भी गंभीरता से नहीं लिया? क्यों केंद्र सरकार को कहना पड़ा कार्रवाई की जाए? सुमेरा जी, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आती हूँ सुधांशु जी, सुमेरा जी एक चीज विडंबना देखिए, कहीं ना कहीं कुछ देखिए, मैंने सबकी बात सुधांशु जी आते हैं आपके पास, मैंने सबकी बात सुनी है, आप लोग अब मेरी बात सुनिए जी, बिल्कुल बोले, फिर आप बोलिएगा। आपने सबकी बात मैंने आप लोगों की सुनी, मैं बोली नहीं बीच में जी, बोलिए। देखिए, कभी कभी होता है कि जिला प्रशासन ढिलाई करता है, देरी कर देता है, लेकिन अब धाराएं बिल्कुल सही लगी हैं और धाराओं के अनुकूल कार्रवाई होगी, क्योंकि देश का कानून सबके लिए समान है। अब इनका ये कहना कि फलाने को पकड़ो, फलाने को पकड़ो, तो अगर इन्होंने गलती करी है तो इनको भी पकड़ा जाना चाहिए। और जब ये बात कर रहे हैं कि वो जो लड़कियों के खिलाफ फतवा दिया, फतवे का मतलब कानून नहीं है, फतवा होता है सलाह। उनकी सलाह को पूरे देश ने नकारा है। जिस तरह से उस फतवे की धज्जियां उड़ी हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो सबके समक्ष है। तो कहने की बात ये नहीं, कहने की बात है कि कोई भी गलत बात करे तो उसकी गलती सुधारी जानी चाहिए कानून के जरिए, कानून के माध्यम से। अगर वो खुद नहीं अपनी गलती मानता, कितने जोर जोर से तोगड़िया जी कह रहे हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो कहा वो ठीक कहा, बिल्कुल गलत है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और उसी पर तो सवाल ये बार बार उठ रहा है कि कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। इस पर सुधांशु जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और राहुल देव जी भी। जी सुधांशु जी, देखिए कितनी विडंबना है कि जिनका उत्तरदायित्व था कि भाई कानून की प्रभुसत्ता बरकरार रहनी चाहिए, कोई भी इस कानून का उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, आज वही नसीहतें दे रहे हैं। हमारा तो दर्द ही यही है, इस देश में कानून की प्रभुसत्ता को कायम कीजिए। कोई हो, मैंने कहा आज आरटीआई का जमाना है, एक आरटीआई डालिए और उस कोई में चाहे प्रवीण तोगड़िया पकड़ा जाना चाहिए, बात मान रहे इस बात को। अब देखिए, फिर चाहे प्रवीण तोगड़िया, आपने बोल लिया, मैं चुप रहा, कृपा मुझे एक मिनट बोल लेने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोलती रहिएगा। एक आरटीआई डाल लीजिए और निकाल लीजिए कि इन धाराओं में किन किन के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। सुधांशु जी, लेकिन आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून की प्रभुसत्ता स्थापित होनी चाहिए, लेकिन आप प्रवीण तोगड़िया का नाम नहीं ले रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों? मैंने आपसे कहा, आप देखिए, मैंने उन्होंने सही करा या गलत कहा इसके बारे में कहा ही नहीं। मैंने कभी किसी चीज को डिफेंड ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कानून की प्रभुसत्ता को कायम करिए। जो भी कानून का उल्लंघन करे, लेकिन कानून का सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना करिए, इससे विश्वसनीयता खराब होती है। परोक्ष रूप से तो पूरी तरह से डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो प्रवीण तोगड़िया की उस ढंग से आलोचना नहीं कर सकते जिस ढंग से वो अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण की आलोचना कर सकते हैं। वो भी शायद उन्होंने सुना या नहीं सुना, लेकिन बड़ी बात है कि प्रवीण तोगड़िया ने पहली बार ऐसा नहीं किया, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए इस मामले में। आज से 13-14 साल पहले अजमेर के अंदर भी त्रिशूल दीक्षा में भी उनके खिलाफ राजद्रोह का इसी तरह का मुकदमा चला था और उसमें फिर जब कई साल तक वो चलता रहा, फिर बीजेपी सरकार आई तो वो मुकदमा वापस लिया गया था। और कहीं ना कहीं जब आपको श्रेय मिलता है इन चीज़ों का, आपको कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता
मिलता है तो भी आप इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी केंद्र सरकार को दखल के लिए सामने आना पड़ा, और ये मुझे लगता है ये संजीदा बात है। जी हाँ, और एक और अहम सवाल ये भी है कि चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले इस तरह की बातें हो रही हैं, अलग अलग जो धड़े हैं उनकी तरफ से, चाहे फिर वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या प्रवीण तोगड़िया हो, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी उसके पहले अगर इस तरह की बात, जी बात रखिएगा अपनी सुधांशु जी अपनी बात रखिएगा। उसके पहले अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे। आपका जवाब लूंगी मैं, फिलहाल रुकना कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हासिल। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि आखिर तोगड़िया के खिलाफ कार्रवाई में देर क्यों हो रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ राहुल देव जी भी मौजूद हैं। राहुल देव जी, आप अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे जो रीता बहुगुणा जोशी जी कह रही थी उस पर। जी, मैं रीता जी से ये पूछना चाहता था, बिल्कुल जो शुरू में मैंने सवाल उठाया था कि ऐसा क्यों होता है कि अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिकता को बनाए रखने का सबसे बड़ा दावा जो करती है कांग्रेस पार्टी, उसी के राज में हम देखते हैं कि ओवैसी पे कार्रवाई तब होती है आंध्र प्रदेश में जब फेसबुक उस पर यूट्यूब पर उनका वो भाषण आ जाता है, उसके पहले भाषण आ जाते हैं, उस पर थोड़ा हंगामा होता है, सवाल उठते हैं कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, तब जाके केस दर्ज होता है। हम ऐसा क्यों देखते हैं कि महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस का शासन है वहां पर इतने दिनों बाद जब वो यूट्यूब पे आ गया, लोगों ने सुन लिया, उसके दबाव जब बना और केंद्र के कहने से केस दर्ज हो रहा है, तो ये और इसी सरकार से, इसी महाराष्ट्र की पुलिस का हमने एक आचरण वो भी देखा है जब उसने एक दिन में एक शाम बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सार्वजनिक हंगामे और दबाव के 2 बिल्कुल मासूम लड़कियों को गिरफ्तार कर दिया था। लड़कियों को शाम को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे बाल ठाकरे के खिलाफ एक बहुत मामूली निरापद सी टिप्पणी कर दी। रीता जी सही ले लेते हैं। ये जो व्यवहार में अंतर है, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारें तभी चलती हैं, तभी काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है, वो मजबूर होती हैं, वरना उनका बस चले तो वो हर चीज टालती रहें और किसी झंझट में ना फंसे। और खासतौर पर जहां पर इस तरह के भड़काऊ भाषण का मामला हो, धर्म का मामला हो, वहां पर उस मामले में नहीं पड़ना चाहती हैं। रीता जी से जवाब ले लेते हैं, फिर सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया। जी रीता जी। जी, राहुल जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उन्हें स्मरण दिलाऊं कि केंद्र में भी कांग्रेस की ही नेतृत्व की सरकार चल रही है। तो ये कहना कि जहां कांग्रेस है, कांग्रेस तो पूरे देश में इस समय नीति निर्धारण कर रही है, और अगर केंद्र ने ये पहल करी है तो उसको कांग्रेस के ही सोच से आपको जोड़कर देखना चाहिए। दूसरी बात, मैं फिर मानती हूँ इस बात को कि कभी कभी जो स्थानीय स्तरों पर डिले हो जाती है, देर हो जाती है, उसको कंडोन हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आपकी बात बिल्कुल सही जी। और ऐसे मामलों में ही क्यों कार्रवाई नहीं होती है? चाहे वो जब इस तरह की भड़काऊ बातें होती हैं, जब भड़का होती क्यों नहीं है, जरूर होती है। अब ये कहना, आप देखिए फेसबुक तो 1 घंटे के अंदर दुनिया भर में चला जाता है फेसबुक। जी राहुल देव जी। हाँ जी, जरूर। एक छोटा सा सवाल रीता जी से। रीता जी, ओवैसी और उनकी पार्टी MIM जब तक कांग्रेस के गठबंधन सरकार में आंध्र प्रदेश में शामिल रहे, उनके पुराने इसी तरह के भड़काऊ भाषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उन्होंने गठबंधन से अपने को अलग कर लिया और अब वो कांग्रेस के लिए उनकी उपयोगिता कम हो गई या हट गई, तब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। तो कांग्रेस को भी इस खुली हुई सांप्रदायिकता को, भड़काऊपन को, उसके साथ जीने का और उसको स्वीकार करने का क्यों ना आरोप लगाया जाए? उसका ये धर्मनिरपेक्षतावाद छद्म क्यों नहीं है? जी रीता जी, इस पर संक्षेप में आप उत्तर दे दें अपना, फिर मैं खालिद रशीद जी के पास जाऊंगी। बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने कभी बहुत सही कह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने कभी भी सत्ता के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो कश्मीर, जो हमारे जो है वो बंगाल में ममता जी के साथ हमारे संबंध रहे हो, अन्यथा न्यूक्लियर डील के ऊपर सरकार के जाने की बात रही हो। हम इस बात से चिंतित नहीं होते कि कौन साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इसलिए इस बात से मैं आपके सहमत नहीं हूँ। इस वजह से खालिद रशीद फिरंगी मेले भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद रशीद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि 2014 के चुनाव से पहले इस तरह की बातें निकलकर बार बार सामने आ रही है, फिर चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो या प्रवीण तोगड़िया हो, क्या सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, वो फैलाया जा रहा है उसे?
नहीं, यकीनी तौर पर हर इलेक्शन से पहले इस किस्म के माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन लोगों को इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा तादाद नौजवानों की है, यंगस्टर्स की है, और वो अब इन सब हरबों को समझ चुके हैं और अब इस तरीके के भड़काऊ भाषण और इस तरीके की कम्युनल पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं आएंगे। और दूसरी जो बात बार बार फतवे के सिलसिले में कही जा रही है, तो इस मौके पर मैं इस बात को वाजे कर देना चाहता हूं कि कोई भी फतवा किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं दिया गया है, बल्कि फतवा मुसलमानों ही के सिलसिले में दिया गया है। तो ये हमारा इंटरनल मामला है, इसका किसी दूसरी कम्युनिटी से जनरली कोई ताल्लुक नहीं है, जो इस फतवे को और तोगड़िया के भाषण को एक दूसरे से मिलाकर देखने की कोशिश की जा रही है। जी, इस पर सुधांशु जी मुस्कुरा भी रहे हैं और प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं। गिलानी साहब के बयान के बारे में क्या कहेंगे आप? और गिलानी साहब के बयान के बारे में क्या कहेंगे? और सुधांशु जी, मेरा आपसे प्रश्न, अमरनाथ की यात्रा जो है वो बीच में रोक देनी जानी चाहिए। अच्छा, मैं इस बहस में नहीं जाके इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ऑन। जी देखिए, किसी को इस बात का इख्तियार नहीं है कि किसी भी धार्मिक यात्रा को रोकने की बात होगी। अगर किसी ने भी अमरनाथ यात्रा को रोकने की बात कही है तो हम लोग उसको मैं कहना चाहता हूँ, अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ इस देश को लड़ना है तो हमारे आचरण में, हमारे सोच में और हमारी नीति और नियत में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। ये छदम धर्मनिरपेक्षता से हम अगर अपना प्रशासन चलाएंगे, अपनी राजनीति करेंगे, तो ये बातें आती रहेंगी। जी, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैंने कहा जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। जी, ये यूनिवर्सली इसको इम्प्लीमेंट करिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। जो सुधांशु जी बता रहे हैं कि बिल्कुल कोई अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, सब यहाँ पर अपीजमेंट का उल्टा असर हो रहा है। कोई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। जेल भेज दिया गया और तोगड़िया को अभी तक जेल नहीं भेजा गया है। जी हाँ, ये एक सवाल के बार बार उठेगा कि वैसी जेल गए और तोगड़िया पर अपीजमेंट हो रही है। ये सवाल तो मुझे लगता है उठेगा और राज्य सरकारों को थोड़ा चौकस रहने की जरूरत है। पहले राज्य सरकारों को लगता था कि एक कोई भाषण होगा, कानून इस तरह नहीं चलता है, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, कहीं यूट्यूब में नहीं आएगा, कहीं सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं बनेगा और इग्नोर कर दिया जाता था। अब ये चीजें चूंकि चर्चा में आने के लिए ही ये चीजें की जाती हैं, ये कही जाती हैं, बोली जाती हैं, तो इसमें थोड़ी चौकसी मुझे लगता है और होनी चाहिए। और जहां तक सुधांशु जी कह रहे थे हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, ये तो सभी राजनीतिक पार्टियों पर ये चीज लागू होती है। सभी के यहाँ एक एक ऐसा हाथी खड़ा हुआ है। जी हाँ, और फिर सुधांशु जी, आपको वो भाषण भी जरूर सुन लेना चाहिए प्रवीण तोगड़िया का, और उसके बाद फिर इस पर जरूर आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि क्या उनका जो भाषण है उसमें अगर कार्रवाई करने की बात हो रही है तो वो अपीजमेंट की बात है, क्या वो अपीजमेंट है अगर उनके भाषण को लेकर भी कार्रवाई करने की बात हो रही है। फिलहाल इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।